आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क। आइए सुनते हैं प्रोग्राम परवेज हूद भाई के साथ। मेजबान है मारूफ साइंसदान और दानिश्वर परवेज हूद भाई। सलाम और आदाब। मैं हूं परवेज हूद भाई। हॉट FM 105 पर हर हफ्ते इसी वक्त के ऊपर हमारी मुलाकात हुआ करेगी और हर दफा हम किसी नए मौजू के ऊपर बात करेंगे। आज का मौजू है जिंदगी और मौत, सितारों की जिंदगी और मौत। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हर परिंदा, जानवर और इंसान पैदा होता है, अपनी जिंदगी गुजारता है और फिर वक्त के आने पर मर जाता है। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि सितारे तो हमेशा हमेशा से थे और ये हमेशा तक रहेंगे। जब आप बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको नजर आता है कि वहां सितारे झिलमिलाते हैं, टिमटिमाते हैं, और ये ख्याल तो किसी को नहीं आता कि ये भी एक दिन मरेंगे। इस प्रोग्राम में मैं आपको उन दो सितारों के बारे में भी बताऊंगा जो आपस में टकराए थे और ये तसादुम ऐसा शदीद था कि इससे सारी कायनात शिशदर होकर रह गई थी। ये तकरीबन 130 करोड़ साल पहले हुआ था, लेकिन इस तसादुम की खबर हमें सिर्फ चंद माह पहले हुई थी, इसलिए कि वहां से जो लहरें निकली थीं वो हम तक सिर्फ चंद माह पहले पहुंची थीं। इस वाक़े से साइंस की दुनिया में तो एक तहलका मच गया है। लेकिन चलिए हम उस कदीम जमाने की तरफ लौटते हैं जब लोग ये समझते थे कि आसमान में जितने भी सितारे हैं वो सारे साकित और जामिद हैं, अपनी जगह से ये नहीं हिलते हैं और इसीलिए इनको जहाजरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमारे आबाओ अजदाद ये भी समझते थे कि ये सितारे हीरे और मोती की तरह हैं जिनको रखा गया है आसमान में महज सजावट के लिए। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि हर सितारा एक निहायत ही चमकदार और गर्म आग का दहकता हुआ गोला है, और ये कि हमारा सूरज भी एक सितारा है, अलबत्ता ये एक छोटा अदना सा सितारा है। हमारी जमीन सिर्फ एक सैयारा है जो इसके गिर्द चक्कर लगाती है। अगर सूरज से गर्मी और रोशनी निकलना बंद हो जाए तो जमीन सर्द और बेजान हो जाएगी। लेकिन कायनात में जो दूसरे सितारे हैं वो सूरज से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। कुछ सितारे हैं जो हमारे सूरज की तरह हैं, कुछ उससे 2 गुना भारी हैं, कुछ 10 गुना भारी हैं, और एक सितारा जो सबसे ज्यादा भारी अब तक पाया गया है उसका वजन सूरज से 315 गुना ज्यादा है। ये सारे सितारे इधर उधर बिखरे हुए हैं और इनके झुंड को हम कहकशां कहते हैं। हर कहकशां के अंदर अरबों खरबों सितारे हैं और इन कहकशाओं की तादाद खुद अरबों और खरबों में है। इस कायनात की वुस्सत को तसव्वुर करना कोई आसान काम नहीं है। अब बज़ाहिर तो ये सारे सितारे और कहकशाएं साकित और जामिद हैं, ऐसे लगता है कि ये एक ही जगह पर खड़े हैं, लेकिन हमारे साइंसी आलात हमें ये बताते हैं कि दरअसल
یہ کہکشائیں ہم سے نہایت تیزی سے دور بھاگتی جا رہی ہیں، اور جو دور بھاگنے کی رفتار ہے وہ سب سے تیز راکٹ سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ ہمیں کیسے پتا؟ اس لیے کہ ہم نے یہ آلات اسی اصول کے اوپر بنائے ہیں جو ہم ریڈار میں استعمال کرتے ہیں۔ ریڈار سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کس رفتار پہ چل رہی ہے، یا وہ جہاز کس تیزی سے آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ تو پھر آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال اٹھا ہوگا کہ یہ ستارے آخر حرکت کرتے ہوئے کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز دور ہوتی ہے وہ ہمیں ہمیشہ آہستہ حرکت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی جہاز زمین کے نزدیک ہو تو ہمیں ایسے لگے گا کہ یہ بہت تیزی سے حرکت کر رہا ہے، لیکن جب یہ اوپر آسمان میں پرواز کرتا ہے، حالانکہ یہ زیادہ تیزی سے اس وقت حرکت کرتا ہے، لیکن ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بس رینگ ہی رہا ہے۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے لوگوں کو تو یہ بات بڑی عجیب لگتی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران وہ اس بات پر ہوتے کہ نئے ستارے بنتے ہیں، یعنی کہ ستارے مستقل پیدا ہوتے ہیں۔ تو چلیے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ستاروں کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ دراصل دور خلا میں ہائیڈروجن گیس کے باریک سے بادل ہیں۔ حالانکہ یہ بادل انتہائی باریک ہیں، لیکن کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی بادل کے ہر حصے کو ہر دوسرے حصے کی طرف کھینچتی ہے۔ لہذا یہ جو باریک بادل تھے رفتہ رفتہ زیادہ اب گھنے ہوتے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ زیادہ گھنے ہوتے ہیں تو یہ گیس گرم ہوتی جاتی ہے، اس کے ایٹم آپس میں ٹکراتے ہیں، اور اتنے زیادہ زور سے یہ ٹکراتے ہیں کہ بالآخر ایک نیوکلیائی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو فیوژن کہتے ہیں۔ فیوژن میں ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں گرمی اور روشنی خارج ہونا شروع ہوتی ہے۔ ہم یہ بات اس لیے جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ یہی عمل ایک ایٹم بم، ہائیڈروجن بم کے اندر ہوتا ہے۔ تو چلیے اب یہ بادل زیادہ گھنا ہو گیا، اس میں سے گرمی نکلنے لگی، اور اتنی زیادہ گرمی نکلنے لگی کہ گیس کا دباؤ بڑھ گیا۔ اب کشش ثقل میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ اس کو مزید سکیڑ سکے۔ اس صورت میں ایک توازن قائم ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے جیسا کہ یہاں کوئی رسا کشی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ رسی کا ایک طرف کشش ثقل یعنی کہ گریوٹی کھینچ رہا ہے، اور گریوٹی کی کوشش یہ ہے کہ اس ستارے کو سکیڑے، اس کو چھوٹا کرے، لیکن رسی کا جو دوسرا سرا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ گیس کا دباؤ ہے۔ تو ایک طرف گیس کا دباؤ اور دوسری طرف گریوٹی، یہ مخالف سمتوں میں ایک دوسرے کو کھینچ رہے، اور اسی لیے ایک توازن سا قائم ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات کی وسعتوں میں جہاں جہاں گیس کے بڑے بڑے بادل بکھرے ہوئے ہیں وہاں نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ مگر ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ایک بچہ تو چند منٹوں کے اندر یا چلیے گھنٹے یا 2 گھنٹے کے اندر پیدا ہوتا ہے، جبکہ ایک ستارہ کئی لاکھ سال لگاتا ہے پیدا ہونے میں۔ لہذا ماہر فلکیات کو وہ خاص خاص نشانیاں تلاش کرنی ہوتی ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ ایک ستارہ اب اپنی پیدائش کے کتنے نزدیک ہے۔ آج زمین پر رہتے ہوئے ہم آسمان کے ان علاقوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں نئے ستارے اس وقت بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ جب ایک نیا ستارہ وجود میں آ جاتا ہے تو اس میں ایک ایٹمی عمل شروع ہوتا ہے، اور مادے کو وہ توانائی میں تبدیل کرنا شروع کرتا ہے۔
इस अमल से कितनी तवानाई खारिज होती है, इसका अंदाजा आप यूं लगाएं कि हमारे सूरज में हर सेकंड 6 लाख टन हाइड्रोजन खर्च होता है। ये सारा मादा तवानाई में तब्दील होता है। इसका मुकाबला कीजिए सबसे ताकतवर एटम बम के साथ, जिसके अंदर सिर्फ चंद किलो होते हैं हाइड्रोजन के। तो इसका मतलब ये बना कि हर सेकंड में करोड़ों एटम बम फटते हैं सूरज के अंदर। यही वो तवानाई है जो जमीन को गर्म रखे हुए है, और ये सब कुछ हाइड्रोजन के जलने से पैदा होती है। अब जो मुख्तलिफ सितारे बनते गए, उनमें से कुछ ज्यादा गर्म थे और कुछ कदरे कम। हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सा सितारा कितना गर्म है? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप किसी अंगीठी में कोयले जलाएं तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोयले का कौन सा टुकड़ा ज्यादा गर्म है और कौन सा कम। जो कम गर्म है वो सुर्ख माइल है, जबकि जो ज्यादा गर्म है वो इतना गर्म है कि उसका रंग बदल चुका है, वो सफेद की तरफ माइल होता है। ये भी एक बड़ी अहम साइंसी दरियाफ्त थी कि जो रोशनी का रंग किसी सितारे से निकलता है, उसके ऊपर हम फिजिक्स के कवानीन का इतलाक करके ये जान सकते हैं कि उसकी सतह कितनी गर्म है। आसमान में जो सबसे गर्म सितारे हैं, उनका रंग नीले की तरफ माइल है। उनकी सतह पर दर्जा हरारत तकरीबन 30 से लेकर 35,000 डिग्री तक है, और जो सबसे कम गर्म है, ठंडा तो मैं नहीं कह सकता, वो कोई 3,000 से 3,500 तक है। हमारा सूरज कहीं दरमियान में है। इसका दर्जा हरारत सतह के ऊपर कुछ 5500 डिग्री है, लेकिन अगर आप इसके मरकज की तरफ जाएं तो वहां गर्मी इंतहाई शदीद है। जो सारा न्यूक्लियाई अमल है, दरअसल ये उसके बीच में होता है, जहां दर्जाए हरारत कई करोड़ डिग्रीज के बराबर है। अब जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको यकीनन नीले सितारे नजर आएंगे, कुछ पीले भी जैसा कि हमारा सूरज है, कुछ सुर्ख माइल भी हैं, मगर कोई सब सितारा शायद आपने नहीं देखा होगा, और मैंने भी नहीं देखा। लेकिन हकीकत यह कि हरे रंग के सितारे भी होते हैं, सिर्फ ये कि हमें उनको साइंसी आलात से देखने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं, जब रोशनी को एक मंशूर या प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो ये रोशनी मुख्तलिफ रंगों में बढ़ जाती है। इस तरीके से हम हर सितारे के बारे में ये बता सकते हैं कि ये कितना गर्म है, कम से कम इसकी सतह कितनी गर्म है। नए सितारे तो पैदा होते हैं, शायद आपको इससे खुशी भी हो, लेकिन अब आपको मुझे एक बुरी खबर भी सुनानी है। आखिर हर सितारे के अंदर, और खुसूसन हमारे सूरज के अंदर, हाइड्रोजन गैस की मिकदार तो आखिर महदूद होती है। तो जिस तरह आपकी गाड़ी में टंकी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसमें आखिर पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा, और इसी तरह ये हाइड्रोजन गैस तो खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? जाहिर है कि ये सूरज फिर पहले की तरह गर्मी और रोशनी खारिज तो नहीं कर सकेगा। तो फिर हमारे सूरज का क्या बनेगा, और उसके बाद फिर हमारी जमीन का और यहां जिंदगी का? ये जानने के लिए सुनते रहिए। इस मौजू पर हम ब्रेक के बाद लौटेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद। आइए सुनते हैं प्रोग्राम परवेज हूद भाई के साथ का बकिया हिस्सा। ब्रेक से पहले मैंने आपको यह बताया था कि सितारे कैसे पैदा होते हैं, और ये भी
کہ ہر ستارہ ہائیڈروجن استعمال کرتا ہے ایندھن کے طور پر. اس کی ساری گرمی اور توانائی اسی سے حاصل ہوتی ہے. اب ایک ستارے میں جتنی بھی ہائیڈروجن کیوں نہ ہو، بالآخر یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ اب چلیے ہم اپنے سورج کے بارے میں بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایک عام سا ستارہ ہے اور اس طرح کے لاکھوں ستارے کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے اس سے کوئی ستارہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. ہمارے سورج کی پیدائش تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی، یعنی کہ 4500 ملین سال پہلے. اس وقت سے یہ ہر سیکنڈ میں 6 لاکھ ٹن ہائیڈروجن خرچ کر رہا ہے. اب تک جتنی ہائیڈروجن خرچ ہو چکی ہے وہ زمین کے وزن سے تقریباً 100 گنا زیادہ ہے. اس ہائیڈروجن کو ہیلیم اور شمسی توانائی میں تبدیل کیا گیا. تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً سورج کا آدھا ایندھن تو ختم ہو گیا، اور اب یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھیڑ عمر کا ستارہ ہے جس کی آدھی زندگی پوری ہو چکی ہے. ہاں، ایک دن تو یہ ساری ہائیڈروجن ختم ہو جائے گی اور سورج سرد اور بے جان ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اب عجیب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے ہائیڈروجن کی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی، ویسے ویسے سورج زیادہ گرم ہوتا جائے گا. تو آج سے 1700 ملین سال بعد یہ تقریباً 20% زیادہ گرم ہو چکا ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ جی 20% تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس گرمی کے اضافے سے زمین کے اوپر ہر چیز جھلس جائے گی اور سارا پانی بخارات میں تبدیل ہو جائے گا. یہ گرمی اس قدر شدید ہوگی کہ سارے دریا اور سارے سمندر ابل چکے ہوں گے، اور ان سے جو بھاپ اٹھے گی وہ اتنی گرم ہوگی کہ وہ زمین سے نکل کر کہیں آگے چلی جائے گی. رفتہ رفتہ یہ سورج بڑا ہوتا جائے گا. کچھ وقت کے بعد یہ اتنا بڑا ہو جائے گا، اتنا پھیل چکا ہوگا کہ جو 2 سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، عطارد اور زہرہ، وہ سورج کے اندر گر پڑیں گے. جب مزید وقت گزرے گا تو سورج اتنا پھیل جائے گا کہ یہ زمین تک آ پہنچے گا. اس وقت زمین کا وجود مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. یہ سورج کا حصہ بن چکی ہوگی. خیر، بہت زیادہ پریشان آپ نہ ہوں، اس لیے کہ اس وقت تک انسان تو کائنات کی وسعتوں میں کہیں اور نکل گیا ہوگا. فلکیات کی زبان میں ہمارا سورج ایک ریڈ جائنٹ ستارہ بن چکا ہوگا، اور وہ اس حالت میں کئی ارب سال گزارے گا. ریڈ جائنٹ ستارہ وہ ستارہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہے اور جس کے اندر زیادہ تر گیس ہوتی ہے. اس طرح کے ریڈ جائنٹ ستارے آسمان میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. ہمارے سورج کا یہ آخری انجام نہیں ہوگا. یہ ریڈ جائنٹ بالآخر سکڑ کر ٹھنڈا اور بے جان ہو جائے گا. ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سورج خاموشی سے مر گیا. اس کے برعکس کچھ ستارے ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ خودکشی کرتے ہیں، دھماکے سے پھٹتے ہیں. ان ستاروں کو سپر نووا کہتے ہیں. سپر کا مطلب مہا، نووا کا مطلب ستارہ. دراصل یہ بہت بڑے ستارے ہیں جن کا وزن ہمارے سورج سے 30 یا 40 گنا زیادہ ہوتا ہے، اور جب ان کی ہائیڈروجن ختم ہونے لگتی ہے تو پھر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس ستارے کے اندر کہ ان کو پھٹنا پڑتا ہے. پھٹنے کے بعد
इस सितारे की सिर्फ एक गुठली सी रह जाती है और ये गुठली नहायत तेजी के साथ घूमती है और इसमें से वक्फे वक्फे के बाद बड़ी तेज रोशनी की धार निकलती है। ऐसे सितारों को पल्सार्स कहा जाता है। ये पल्स करते हैं। माहिर फलकियात ने हजारों पल्सार्स की निशानदेही की है। जब एक सुपरनोवा फटता है तो उस धमाके से बेहिसाब तवानाई खारिज होती है। ये समझ लीजिए कि चंद दिनों के अंदर उतनी तवानाई निकलती है जितनी के हमारे सूरज ने अपनी तमाम जिंदगी में खारिज की हो। एक आम कहकशां में सुपरनोवा के धमाके तकरीबन हर 300 साल के बाद होते हैं। जो हमारी कहकशां में आखिरी सुपरनोवा का धमाका हुआ था वो सन 1987 में हुआ था। हमें दूसरी कहकशाओं में भी जगह जगह सुपरनोवा नजर आते हैं और इनकी पूरी फहरिस्त तैयार की गई है। अब ये एक नहायत ही दिलचस्प बात है कि बाज सितारे, और आमतौर पर ये भारी सितारे होते हैं, जिनका आखिरी अंजाम एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल उस सितारे को कहते हैं जिसने अपना तमाम तर ईंधन खर्च कर लिया है और जिसको अब कशिश सकल यानी ग्रेविटी ने इतना सुकेड़ा है कि वो सारा सितारा सुकड़ कर एक क्रिकेट बॉल से भी छोटा हो चुका है। इस छोटे से क्रिकेट बॉल की कमियत या वजन हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा है। हम इसे ब्लैक होल इसलिए कहते हैं कि इसमें से कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती, हत्ता कि रोशनी भी इसके अंदर कैद होकर रह जाती है। हाँ, हर चीज इसके अंदर गिर सकती है, ब्लैक होल उसको खा जाता है, लेकिन इससे बाहर कोई चीज नहीं निकल सकती। आज कायनात में जगह जगह ब्लैक होल्स की निशानदेही की गई है, लेकिन इनको कैसे देखा जाए? आखिर रोशनी भी तो इनसे नहीं निकल सकती। माहिर फलकियात और तबीयत दानों के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन आज कायनात में जगह जगह ब्लैक होल्स की निशानदेही की गई है। इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे भी एक वादा किया था। मैंने कहा था कि मैं आपको उस साइंसी दरियाफ्त के बारे में बताऊंगा जिससे आज साइंस की दुनिया में एक कोहराम सा मच गया है। चंद माह पहले हमने ये देखा था कि एक नई किस्म की लहर हम तक जमीन पर पहुंची है। इन लहरों का मंबा इतनी दूर है कि इसको तस्वुर करना भी मुश्किल है। आप ये तो जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार नहायत ही तेज है। 1 सेकंड के अंदर रोशनी जमीन के गिर्द 7 दफा चक्कर लगा सकती है, लेकिन ये लहरें जो जमीन तक पहुंची थीं, हालांकि वो रोशनी की लहरें नहीं है, लेकिन वो रोशनी की रफ्तार पर ही हरकत करती हैं। इन लहरों को 1300 मिलियन साल लगे थे जमीन तक पहुंचने के लिए। इनका पता हमने एक साइंसी आला से मालूम किया, लाइगो LIGO के नाम से। इसके 2 हिस्से हैं और दोनों हिस्से अमेरिका में हैं। एक वाशिंगटन स्टेट में है और दूसरा उससे तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर। जो लहरें इस लाइगो डिटेक्टर में पहुंची थीं, वो दरअसल 2 ब्लैक होल्स के तसादुम से पैदा हुई थीं। एक ब्लैक होल हमारे सूरज से 29 गुना ज्यादा भारी था और दूसरा 37 गुना। ये 2 सितारों से बने थे जो एक दूसरे के गिर्द चक्कर काटते रहे अरबों सालों तक। बिलाखिर इनका ईंधन खत्म हो गया और ये आखिर में ब्लैक होल बन गए। जैसे जैसे एक दूसरे के गिर्द घूमते गए तो इनमें से ये लहरें निकलती गईं और आखिर में ये एक दूसरे के साथ टकराए, और जब ये टकराए तो घंटों के अंदर हमारे सूरज ने
जितनी तवानाई पैदा की है शुरू से लेकर अब तक, ये उससे 12 गुना ज्यादा थी। आसमान में 2 ब्लैक होल्स का टकराना और ये कि हमें उसका इल्म हुआ, ये किस कदर दिलचस्प बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि जो लहरें वहां से हम तक पहुंची वो आम लहरें नहीं थीं। मेरा मतलब ये कि वो रोशनी की लहरें नहीं थीं। रोशनी की लहरों से तो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं, इनको हम साइंस की जबान में बरक़ी मकनातीसी लहरें कहते हैं। ये जो नई किस्म की लहरें थीं, ये वो थीं जिनकी पेशेनगोई एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आज से 100 साल पहले की थी। आइंस्टाइन उस जमाने में जर्मनी में मुकीम था। वो एक नौजवान था जब उसने ये जाना कि ज़मान और मकान दरअसल अटल नहीं होते, कि वक्त का गुजर आहिस्ता भी हो सकता है और तेज भी हो सकता है। उसने ये कहा कि हम स्पेस टाइम में रहते हैं। अब प्रोग्राम के इस मुख्तसर वक्त में मैं आपको स्पेस टाइम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आइंस्टाइन ने यह कहा कि स्पेस टाइम दरअसल खमदार हो सकता है और इसके अंदर इताश पैदा हो सकता है जब कोई भारी अजसाम इसमें तेज हरकत करें। इन भारी अजसाम से जो लहरें निकलती हैं उनको हम ग्रेविटेशनल लहरें या ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। अब हालांकि हमने 100 साल पहले ये जान लिया था कि ग्रेविटेशनल लहरें होती हैं, कि वो जरूर वजूद रखती होंगी, लेकिन हमने अब तक उन्हें नहीं देखा था। अब जबकि ये देखी गई हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि इनसे अब हम मजीद क्या हासिल कर सकते हैं। अब तरह तरह की मुमकिनात हमारे सामने आ रही हैं। याद रहे कि जब दूरबीन ईजाद हुई तो उससे कायनात के नए मनाजिर हमारे सामने आए। दूरबीन तो रोशनी का आला है और रोशनी बरक़ी मकनातीसी लहरें हैं। अब ये जो नई लहरें हैं, ग्रेविटेशनल लहरें हैं, इनसे हमें मजीद क्या कुछ पता चल सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगले हफ्ते जब हमारी मुलाकात होगी तो हम आसमानों को छोड़कर जमीन पर उतरेंगे, जहां एक बहुत बड़ी तब्दीली इस वक्त रूनुमा हो रही है। ये तब्दीली मौसमी है। आलमी तौर पर मौसम बदल रहा है। इसका असर दुनिया पर क्या होगा, इंसान पर क्या होगा और जानवर और मछलियों पर क्या होगा, और खुसूसन पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असरात मरतब होंगे, इस पर हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। आपने प्रोग्राम सुना परवेज हूद भाई के साथ। मेजबान थे परवेज हूद भाई और ये पेशकश थी हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क की।